नमस्कार। आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं हिमालय की पहाड़ियों में जन्मी चित्रकला की एक बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण धारा, पहाड़ी चित्रकला शैलियों की दुनिया में। हाँ जी। ये 17वीं से 19वीं सदी के बीच फली फूली, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के ढेर से कुछ सबसे दिलचस्प और ज़रूरी बातें निकालें। बिल्कुल। ये शैलियाँ, जैसा आपने कहा, पश्चिमी हिमालय के कई इलाकों जैसे बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा वगैरह में फैली थीं। हाँ। पर देखिए, इन्हें सिर्फ पहाड़ी कह देना काफी नहीं है, क्योंकि हर केंद्र की अपनी कुछ ना कुछ खासियत थी। अच्छा, जैसे कि? जैसे रंगों का चुनाव, चेहरे बनाने का तरीका, या फिर प्रकृति को कैसे दिखाते हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा अलग था। लेकिन इन्हें पूरी तरह अलग स्कूल मान लेना भी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मतलब वो अलग अलग रियासतें थी ना? हाँ, रियासतें थीं, पर कलाकार और शैलियों का आना जाना लगा रहता था। और फिर ज्यादातर चित्रों पर तारीखें या पक्की जानकारी नहीं मिलती, तो ये गुत्थी और उलझ जाती है। हाँ, ये वर्गीकरण की एक आम चुनौती है कला इतिहास में। तो फिर इन्हें समझने का सही तरीका क्या हो सकता है? यहीं पर विद्वान BN गोस्वामी का नजरिया अहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमें भौगोलिक सीमाओं के बजाय कलाकार परिवारों पर ध्यान देना चाहिए। कलाकार परिवार, ये दिलचस्प है। हाँ, उनका मानना था कि पंडित सिउ और उनके परिवार जैसे कुछ खास खानदानी थे जिन्होंने इन शैलियों को विकसित किया। मतलब खासकर बसोहिली की शुरुआती बोल्डनेस से लेकर कांगड़ा की नाजुक खूबसूरती तक का सफर तय करवाया। अच्छा। राजनीतिक सरहदें तो बदलती रहती थीं, पर हुनर परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। ये वाकई एक अलग नजरिया है। कला का केंद्र कलाकार परिवार, ना कि सिर्फ जगह। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहाँ की कला सामने आती है? देखिए, पहाड़ी कला का पहला बड़ा और प्रभावशाली अध्याय बसोहिली से शुरू होता है। यहाँ राजा कृपाल पाल थे, लगभग 1678 से 1695 तक। उनके जमाने में एक बहुत ही अनोखी और जानदार शैली पनपी। और इस शैली की पहचान क्या है? मतलब किन चीजों से पता चलता है कि ये बसोहली का काम है? सबसे पहले तो रंगों पर नजर जाती है। गहरे छटक रंगों का इस्तेमाल, खासकर लाल, पीला और नीला। हाँ, वो रंग बहुत वाइब्रेंट लगते हैं। बिल्कुल। बैकग्राउंड और आसमान अक्सर गर्म पीले रंग से रंगे होते हैं, और पेड़ पौधे भी असली जैसे कम, बल्कि खास स्टाइल में, मतलब थोड़े स्टाइलाइज्ड होते हैं। इसमें एक अलग तरह की ऊर्जा दिखती है। रंगों की ये बोल्डनेस तो है, और क्या खास था? कोई तकनीक वगैरह? हाँ, दो बहुत ही अनोखी तकनीकें थीं। एक तो गहनों में मोती दिखाने के लिए सफेद रंग को थोड़ा उभार कर इस्तेमाल किया जाता था, जिससे वो असली मोतियों जैसे लगते थे। अच्छा, 3D इफेक्ट जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरी, शायद सबसे हैरान करने वाली बात, पन्ने जैसा हरा रंग और चमक लाने के लिए भृंग, यानी बीटल के पंखों के छोटे छोटे चमकदार टुकड़ों का इस्तेमाल होता था। क्या भृंग के पंख? ये तो वाकई कमाल की कारीगरी है। मतलब असली पंखों के टुकड़े? हाँ हाँ, बिल्कुल। छोटे चमकदार हरे कण, ये बसोहली की एक बहुत बड़ी पहचान है। अद्भुत। विषयों की बात करें तो बसोहली के कलाकार क्या बनाते थे ज्यादातर? उनका सबसे पसंदीदा विषय था भानुदत्त की रसमंजरी। रसमंजरी? हाँ, नायक नायिका भेद पर आधारित। देवीदास नाम के एक चित्रकार ने 1694-95 में राजा कृपाल पाल के लिए इसकी एक पूरी शानदार श्रृंखला बनाई थी। अच्छा। इसके अलावा भागवत पुराण और रागमाला के चित्र भी खूब बने। और हाँ, स्थानीय राजाओं, उनके दरबारियों, ज्योतिषियों और साधुओं व्यक्ति चित्र भी बनाए जाते थे। तो ये दमदार शैली सिर्फ बसोहली तक ही नहीं रही होगी, आसपास भी फैली होगी? बिल्कुल। ये शैली धीरे धीरे चंबा और कुल्लू जैसे पड़ोसी राज्यों में भी फैली, जिससे बसोहली कलम के थोड़े बदले हुए, मतलब स्थानीय रूप सामने आए। जैसे कुल्लू में बनी शांगरी रामायण श्रृंखला। ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें बसोहली का प्रभाव साफ दिखता है, लेकिन थोड़ी स्थानीयता भी है। शांगरी रामायण, इसके कुछ चित्र काफी मशहूर है शायद। शांगरी रामायण, जिसका नाम कुल्लू राज परिवार की शांगरी शाखा से पड़ा, जो इसके संरक्षक थे, में कुछ बहुत प्रभावशाली चित्र हैं। एक है राम अपना सामान दान देते हुए। हाँ, ये मैंने देखा है शायद। इसमें राम, सीता और लक्ष्मण वनवास जाने की तैयारी में है। राम बेहद शांत भाव से अपनी चीजें, सोने के सिक्के, कपड़े, गाय वगैरह दान कर रहे हैं। चित्रकार ने अलग अलग लोगों को बड़ी बारीकी से दिखाया है। तपस्वी, ब्राह्मण, दरबारी, आम लोग, और सबके चेहरे पर भाव अलग हैं। क्या भाव है? जैसे राम एकदम शांत हैं, लक्ष्मण थोड़े उत्सुक, सीता थोड़ी चिंतित दिखती हैं,
और दान लेने वाले ब्राह्मणों के चेहरे पर कृतज्ञता के साथ थोड़ा अविश्वास भी है कि इतना कुछ मिल रहा है। कपड़ों की सिलवटें, गहनों की चमक, ये सब कमाल का है। एक ही चित्र में इतनी सारी कहानियां और भावनाएं। और कोई उदाहरण है इसका शांगरी रामायण से? एक और दिलचस्प चित्र है, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में। इसमें दोनों भाई ऋषि विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए जंगल जा रहे हैं। अच्छा। खास बात यह है कि चित्रकार ने पेड़ों के पीछे से झांकते हुए जानवरों, एक भेड़िए और एक बाघ को सिर्फ आधा दिखाया है, पूरा नहीं। आधा क्यों? इससे जंगल के घने और खतरनाक होने का एहसास तो होता ही है, राजकुमारों का साहस भी उभरता है और एक रहस्य भी पैदा होता है कि कहीं ये जानवर रूप बदले हुए राक्षस तो नहीं। वाह, ये वाकई चतुराई भरा चित्रण है। तो बसोहली की इस शैली में आगे चलकर क्या बदलाव आए? क्या ये ऐसी ही बोल्ड बनी रही? नहीं, करीब 18वीं सदी की शुरुआत में बसोहली शैली में धीरे धीरे नरमी आने लगी और एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे हम गुलेर कांगड़ा चरण कह सकते हैं। गुलेर कांगड़ा चरण? हाँ, ये बदलाव सबसे पहले गुलेर रियासत में राजा गोवर्धन चंद थे, उनके समय में दिखाई दिया। उनका शासनकाल लगभग 1744 से 1773 तक रहा। और इस बदलाव का श्रेय किन कलाकारों को जाता है? क्या यहाँ भी वो गोस्वामी वाली परिवार वाली बात लागू होती है? बिल्कुल, इसका काफी श्रेय गुलेर के ही पंडित सेऊ और उनके दो बेहद प्रतिभाशाली बेटों मानक, जिन्हें मानकू भी कहते हैं, और नैनसुक को दिया जाता है। पंडित सेऊ, मानक और नैनसुक। हाँ, लगभग 1730-40 के आसपास इन्होंने एक नई, ज्यादा नाजुक और परिष्कृत शैली विकसित करनी शुरू की, जिसे प्री कांगड़ा या गुलेर कांगड़ा कलम कहते हैं। तो ये बसोहली से अलग थी? हाँ, काफी अलग। बसोहली की जोरदार शैली से ज्यादा मीठी, ज्यादा सदी ही थी। तो हाँ, यहाँ पंडित सेव परिवार की भूमिका साफ दिखती है। तो ये वो कड़ी है जो बसोहली को आगे की शैलियों से जोड़ती है। मानक और नैनसुक ने इसे कैसे आगे बढ़ाया? देखिए, मानक ने शुरुआती काम किया, लेकिन उनके भाई नैनसुक ने इस नई गुलेर शैली को असल पहचान दी। नैनसुक बाद में जसरोटा चले गए और वहां राजा बलवंत सिंह के खास चित्रकार बन गए। अच्छा, जसरोटा? हाँ, पहले कुछ लोग सोचते थे कि ये बदलाव मुगल दरबार से भागे हुए कलाकारों के पहाड़ों में आने से हुआ। हाँ, ये थ्योरी तो सुनी है। पर अब ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ऐसा नहीं था, बल्कि मुगल चित्रों में जो यथार्थवाद था, मतलब नेचुरलिज्म, खासकर प्रकृति और व्यक्ति चित्रण में, उसने पहाड़ी कलाकारों को प्रभावित किया और उन्होंने उसे अपने ढंग से अपनाया। मतलब प्रेरणा ली, नकल नहीं की। बिल्कुल, उनकी रचनाओं में अब दूरी और गहराई दिखाने की कोशिश दिखती है, पर्सपेक्टिव का थोड़ा इस्तेमाल, और कभी-कभी चित्रों के किनारों पर सुंदर बेल बूटे वाले हाशिए भी मिलते हैं, जो मुगल प्रभाव हो सकता है। नैनसुक और राजा बलवंत सिंह का जिक्र आया। उनके बीच का रिश्ता कला के लिहाज से काफी अहम माना जाता है ना? हाँ, बहुत अहम। नैनसुक ने राजा बलवंत सिंह के जो चित्र बनाए, वे पहाड़ी कला में अपनी तरह के अकेले हैं। वे सिर्फ राजा के औपचारिक चित्र नहीं है। तो कैसे हैं? वो उनके रोजमर्रा के जीवन के दृश्य हैं। बलवंत सिंह पूजा करते हुए, किसी इमारत का काम देखते हुए, शिकार के बाद आराम करते हुए, या मान लीजिए सर्दियों में डेरे में ठंड से बचने के लिए रजाई ओढ़े हुए बैठे हैं। अरे वाह! नैनसुक ने अपने राजा को हर तरह की स्थिति में चित्रित किया। ऐसा लगता है मानो वो उनके जीवन का एक विजुअल डॉक्यूमेंट बना रहे हों। ये तो कमाल है। एक कलाकार अपने संरक्षक के जीवन को इतने करीब से, इतनी सहजता से दर्ज कर रहा है। ये उस दौर के लिए काफी अनोखी बात रही होगी। बिल्कुल, नैनसुक की खूबी ही यही थी, व्यक्तियों का सजीव और स्वाभाविक चित्रण। और यही चीज बाद की पहाड़ी शैली की, खासकर कांगड़ा की, पहचान बनी। उनके रंगों में भी नरमी दिखती है। रंग कैसे? हल्के पेस्टल रंगों का इस्तेमाल और सफेद या स्लेटी रंग के बड़े हिस्सों का प्रयोग भी वे बड़ी खूबसूरती से करते थे। एक बहुत मशहूर और दुर्लभ चित्र है जिसमें माना जाता है कि नैनसुख ने खुद को भी चित्रित किया है। खुद को? कौन सा चित्र? बलवंत सिंह एक चित्र को देखते हुए नैनसुख के साथ। इसमें राजा महल में बैठे बाहर देख रहे हैं और हाथ में कृष्ण का एक छोटा चित्र निहार रहे हैं। उनके पीछे जो शख्स अदब से झुका खड़ा है, वो शायद खुद नैनसुख हैं। अच्छा। और किनारे पर कुछ संगीतकार बैठे हैं जो माहौल को और शांत और सुकून भरा बना रहे हैं। अपने संरक्षक के साथ कलाकार का सेल्फ पोर्ट्रेट, ये वाकई पहाड़ी कला का एक अनमोल दस्तावेज है। और नैनसुख के भाई मानक का काम कैसा था? उन्होंने क्या बनाया? मानक का सबसे अहम काम 1730 का गीत गोविंद सेट माना जाता है, जो गुलेर में बना। गीत गोविंद? हाँ। इसमें अभी भी बसोली का असर बाकी है। जैसे मैंने पहले कहा, खासकर भृंग के पंखों का शानदार इस्तेमाल इसमें दिखता है। उन्होंने राजा गोवर्धन चंद और उनके परिवार के भी कई चित्र बनाए।
अच्छा। कहा जाता है कि जब गुलेर के हालात थोड़े खराब हुए, मतलब आर्थिक संकट आया, तो मानक और उनके बेटे शायद कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार में चले गए। और यहीं से पहाड़ी चित्रकला का सबसे सुनहरा दौर यानी कांगड़ा स्कूल शुरू होता है, राजा संसार चंद के संरक्षण में। एकदम सही कहा आपने। राजा संसार चंद, जिनका शासनकाल 1775 से 1823 तक था, उनके समय में कांगड़ा चित्रकला अपने शिखर पर पहुंची। संसार चंद तो काफी मशहूर राजा थे। हाँ, बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने कांगड़ा को आसपास के पहाड़ी राज्यों में सबसे शक्तिशाली बना दिया। उन्होंने ब्यास नदी के किनारे टीरा सुजानपुर को अपनी राजधानी बनाया और यही जगह उनके दौर में चित्रकला का सबसे बड़ा केंद्र बनी। टीरा सुजानपुर। हाँ। बाद के कुछ बेहतरीन चित्र नदौन में भी बने, जहां राजा अपने आखिरी दिनों में रहे। तो कांगड़ा शैली की अपनी खास पहचान क्या है, जो उसे गुलेर या बसौली से अलग करती है? क्या चीज उसे कांगड़ा बनाती है? देखिए, कांगड़ा शैली को भारतीय चित्रकला में सबसे ज्यादा काव्यात्मक और गीतात्मक, मतलब लिरिकल। हाँ, इसमें एक अजीब सी शांति, मिठास और नफासत है। रेखाएं बहुत बारीक और लयबद्ध होती हैं, रंग चमकदार लेकिन शांत होते हैं, आंखों को चुभने वाले नहीं, और सजावट बहुत महीन होती है। और कुछ चेहरों में कोई खास बात? हाँ बिल्कुल, जो चीज इसे तुरंत पहचानने में मदद करती है वो है नारी चेहरों का चित्रण, खासकर माथे की सीध में बनी सीधी नाक वाला प्रोफाइल। ये स्टाइल करीब 1790 के आसपास बहुत लोकप्रिय हुआ और कांगड़ा की पहचान बन गया। अच्छा, वो सीधी नाक वाला चेहरा, हाँ ये ध्यान दिया है। तो ये कांगड़ा की खासियत है। कांगड़ा में विषय क्या रहते थे और मुख्य कलाकार कौन थे? विषय काफी कुछ वही थे जो पहले से चले आ रहे थे। भागवत पुराण, जयदेव का गीत गोविंद, नल दमयंती की कहानी, बिहारी सतसई, रागमाला और बारामासा। कृष्ण लीला तो होगी ही। हाँ, कृष्ण लीला हमेशा की तरह बहुत लोकप्रिय रही। इनके अलावा राजा संसार चंद और उनके दरबार के भी ढेरों चित्र बने। राजा नदी किनारे बैठे हैं, संगीत सुन रहे हैं, नाच देख रहे हैं, होली खेल रहे हैं या तीरंदाजी कर रहे हैं, हर तरह के दृश्य। और कलाकारों की बात करें तो फत्तू, पुरखू और खुशला जैसे नाम कांगड़ा शैली के महत्वपूर्ण चित्रकारों में गिने जाते हैं। ये शायद मानक के ही परिवार से जुड़े थे। चलिए अब कांगड़ा के कुछ बेहतरीन चित्रों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है। एक तो होली का जिक्र आपने किया। हाँ, कृष्ण गोपियों संग होली खेलते हुए एक बहुत जीवंत चित्र है जिसमें रंगों और उल्लास का अद्भुत मिश्रण है। कृष्ण और गोपियां एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं, माहौल पूरा उत्सव का है। और एक और जिक्र था कृष्ण लीलाओं का पुनराभिनय। ये क्या है? ये एक बहुत ही भावनात्मक प्रसंग है भागवत पुराण से। जब कृष्ण अचानक गायब हो जाते हैं तो गोपियों के विरह में इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि उनकी अलग अलग लीलाओं को याद करके उनका अभिनय करने लगती हैं। अभिनय कैसी है? हाँ, जैसे कोई गोपी पूतना बन जाती है तो दूसरी कृष्ण बनकर उसका वध करने का नाटक करती है। कोई अपनी ओढ़नी को गोवर्धन पर्वत की तरह उठा लेती है तो कोई नीले दुपट्टे को कालिया नाग मानकर उस पर नाचने लगती है, बांसुरी बजाने का अभिनय करती हैं। अरे! चित्रकार ने गोपियों की इस तीव्र भक्ति और कृष्ण में खो जाने की अवस्था को एक ही फ्रेम में बड़ी कुशलता से दर्शाया है। आप देख सकते हैं कि वो कैसे कृष्ण की याद में डूबी हुई हैं। ये तो बहुत ही मार्मिक और कल्पनाशील चित्रण है, वाकई अद्भुत। और नायिकाओं के चित्र, अभिसारिका नायिका का भी जिक्र है। हाँ, पहाड़ी कला में अष्ट नायिका यानी 8 तरह की प्रेमिकाओं का चित्रण बहुत हुआ है। अभिसारिका नायिका उनमें से एक है। वो कौन होती है? वो स्त्री जो रात के अंधेरे में हर खतरे का सामना करते हुए अपने प्रेमी से मिलने जाती है। एक चित्र में दिखाया गया है कि नायिका की सखी उसके प्रेमी को बता रही है कि वो कैसे मुश्किलों भरा रास्ता पार करके आई है। अच्छा। चित्र में घना अंधेरा जंगल है, चमकती हुई बिजली हैं, काले बादल हैं, पेड़ के कोटर से सांप निकल रहा है। ये सब रुकावटें हैं, लेकिन नायिका का प्रेम और दृढ़ संकल्प इन सब से ऊपर है। ये उसके जुनून की कहानी कहता है। प्रकृति के खतरों के बीच प्रेम का ये चित्रण वाकई प्रभावशाली है। बारामासा श्रृंखला के बारे में भी कुछ बताइए, ये क्या होता है? बारामासा यानी साल के 12 महीनों के हिसाब से प्रेम और विरह के भावों का चित्रण। हर महीने के मौसम और माहौल के अनुसार नायक नायिका की मनोदशा दिखाई जाती थी। अच्छा, हर महीने के लिए अलग चित्र? हाँ, एक चित्र ज्येष्ठ मास में एक जोड़ा का है जो मई जून की तपती गर्मी के महीने को दर्शाता है। इसमें कवि केशव दास की कवि प्रिया के वर्णन के आधार पर गर्मी के माहौल और उसमें प्रेम की स्थिति को चित्रित किया गया है। नायक नायिका गर्मी से बचने के लिए शायद छत पर हैं, पंखा झला जा रहा है। एक और चित्र का उल्लेख है नंद, यशोदा और कृष्ण वृंदावन जाते हुए।
ये भी भागवत पुराण से लिया गया एक बहुत प्रसिद्ध दृश्य है। जब कंस के भेजे राक्षस गोकुल में बहुत उत्पात मचाने लगते हैं तो नंद बाबा पूरे गोकुल वासियों के साथ सुरक्षित जगह वृंदावन की ओर पलायन करते हैं। हाँ, ये कहानी सुनी है। चित्र में बैलगाड़ियों का काफिला दिखाया गया है। आगे नंद बाबा की गाड़ी, पीछे कृष्ण, बलराम, यशोदा और रोहिणी, साथ में पैदल चलते स्त्री पुरुष, उनके चेहरों पर थकान और चिंता के भाव, सिर पर सामान का बोझ, सब कुछ बड़े स्वाभाविक ढंग से दिखाया गया है। और पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य, पेड़, टीले, नदी, ये भी कांगड़ा शैली की खासियत है, जिसमें प्रकृति को बहुत खूबसूरती और बारीकी से उकेरा जाता था। लगता है जैसे आप वहीं मौजूद हों। ये सारे उदाहरण कांगड़ा शैली की बारीकी, भावनात्मक गहराई और कहानी कहने की क्षमता को बखूबी दिखाते हैं। ये शैली कहाँ तक फैली और इसका अंत कैसे हुआ? मतलब ये शिखर पर कब तक रही? कांगड़ा शैली का प्रभाव काफी दूर तक फैला। पूर्व में गढ़वाल से लेकर पश्चिम में कश्मीर तक। ये अपने चरम पर थी राजा संसार चंद के समय, खासकर 1785 से 1805 के बीच। फिर क्या हुआ? करीब 1805 में जब गोरखाओं ने कांगड़ा किले पर हमला करके उसे घेर लिया तो राजा संसार चंद की शक्ति कम हो गई और जाहिर है कला की गतिविधि पर बहुत बुरा असर पड़ा। हाँ, जाहिर है। हालांकि राजा ने बाद में भी कलाकारों को संरक्षण दिया, पर उनके काम में वो पहले वाली बात, वो शिखर वाली गुणवत्ता नहीं रही। आगे चलकर सिख शासकों ने भी कांगड़ा के कुछ कलाकारों को अपने यहाँ काम दिया, जिससे शैली थोड़ी और बदल गई। तो ये थी कांगड़ा की कहानी। क्या बाकी पहाड़ी केंद्रों की भी अपनी कोई खास पहचान थी? संक्षेप में बता सकते हैं, बसोहली और कांगड़ा के अलावा। हाँ, जैसे हमने शुरू में बात की थी, बसोहली का असर चंबा और मनकोट पर खासकर शुरुआती दौर में रहा। कुल्लू की अपनी थोड़ी अलग पहचान बनी। चेहरे थोड़े भारी होते थे, उभरी हुई ठुड्डी, बड़ी खुली आंखें और पृष्ठभूमि में भूरे और गहरे लाल यानी टेराकोटा रंगों का इस्तेमाल ज्यादा होता था। अच्छा, कुल्लू का अपना स्टाइल था। हाँ, नूरपुर में बसोहली के चटक रंगों और कांगड़ा की नजाकत का कुछ मिल दिखता है। जसरोटा तो खैर नैनसुख और राजा बलवंत सिंह के चित्रों की वजह से ही मशहूर हुआ। और मंडी, गढ़वाल? मंडी के राजा शिव और विष्णु दोनों को मानते थे, इसलिए वहां कृष्ण लीला के साथ साथ शिव से जुड़े विषयों पर भी चित्र बने, जो बाकी जगह कम मिलते हैं। और गढ़वाल स्कूल का नाम कलाकार मोलाराम से जुड़ा है, जिनके काम पर कांगड़ा का साफ असर दिखता है, हालांकि उनकी अपनी शैली भी थी। तो ये थी पहाड़ी चित्रकला शैलियों की हमारी गहन पड़ताल। बसौली के जोरदार रंगों और ऊर्जा से शुरू होकर गुलेर के रास्ते होते हुए कांगड़ा की उस काव्यात्मक, उस गीतात्मक खूबसूरती तक हमने देखा कि कैसे राजाओं का संरक्षण, कलाकार परिवारों का हुनर और बाहरी प्रभावों ने मिलकर इन बेमिसाल शैलियों को जन्म दिया। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा को देखते हुए एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद श्रोता भी सोचना चाहें। क्या सवाल? कि इन शैलियों को गढ़ने में भौगोलिक सरहदों का ज्यादा योगदान रहा या फिर पंडित शिव जैसे कलाकार परिवारों का, जो हुनर को एक जगह से दूसरी जगह और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले गए, जैसा गोस्वामी जी ने कहा। या फिर ये सोचें कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी इन चित्रों में कैद प्रकृति की सुंदरता, इंसानी जज्बातों की गहराई और भक्ति का वो अनोखा संगम आज भी देखने वालों को कैसे बांध लेता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इन चित्रों को सिर्फ कला नहीं बल्कि एक अनुभव बना देती हैं, कुछ ऐसा जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है।